हेलो एवरीवन। तो आज हम वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम +1 +2 दोनों का सिलेबस कवर करेंगे और ये जो सीरीज है काफ़ी बेनिफिशियल है जो बच्चे एनडी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। राइट, तो एक ही शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी न्यू कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप सब ने ऑलरेडी पढ़े होंगे। बिकॉज बच्चा वन शॉट सीरीज तभी करता है जब उसको काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, तो इतना ये मान के मत चलना कि मैं काफ़ी डीपली बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। जल्द हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो आर यू ऑल सेट? लेट्स स्टार्ट। सो सेट्स देखते हैं सेट्स होता क्या है। ठीक है, सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड से मतलब क्या? जल्दी से ये देखो आपके सामने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको गो थ्रू करते हैं और देखते हैं सेट्स है या नहीं। कलेक्शन ऑफ पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इज इट अ सेट और नॉट? पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स का हम एक कलेक्शन कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये सेट है, अदरवाइज नहीं है। बिल्कुल कलेक्शन कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यस बिल्कुल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का कलेक्शन किया जा सकता है, तो ये आपका सेट है। देन थर्ड, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक्स का कलेक्शन किया जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है एक टॉपिक है जो किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगता है बट दूसरे बच्चे को वो टॉपिक इजी लगता है, तो ये जो वर्ड है ना डिफिकल्ट, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो वर्ड है डिफिकल्ट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। बिकॉज डेफिनेशन में हमने क्या बोला है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गई बात? फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो क्या हम किसी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन कर सकते हैं? अब ये जो वर्ड है ना इंटेलिजेंट, क्या ये वेल डिफाइंड वर्ड है? इंटेलिजेंसी आप कैसे मेजर करोगे किसी बच्चे की? पढ़ाई के बेस पर करोगे क्या? खाली ऐसा थोड़ी होता है ना। हो सकता है जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना हो वो किसी और चीज में इंटेलिजेंट हो, है ना। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। इफ इट इज नॉट वेल डिफाइंड देन दिस इज नॉट अ सेट। तो ये फोर्थ एग्जांपल भी आपका सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इज इट अ सेट? अगेन दिस वर्ड डेंजरस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं चलो बताओ मुझे डेंजरस एनिमल्स का सेट बना के दिखाओ। ठीक है, हो सकता है आपके लिए डेंजरस एनिमल लॉयन हो सकता है दूसरे के लिए टाइगर हो सकता है तीसरे के लिए स्नेक हो। ठीक है, तो डेंजरस जो वर्ड है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। इफ इट इज नॉट वेल डिफाइंड देन दिस इज नॉट अ सेट, गॉट इट? सो फिफ्थ एग्जांपल इज नॉट अ सेट। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि सेट्स होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। तो सेट्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। जो पहला मेथड आता है ना इसमें, वो है रोस्टर फॉर्म। इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है आप क्या बोलना चाहते हैं। होता क्या है बेसिकली इस फॉर्म में, ऑल एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, एग्जांपल से समझो। अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ वोबल्स लिख के दिखाओ, तो सेट ऑफ वोबल्स हमने क्या बोला यहाँ पर? ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। तो वोबल्स कितने हैं भाई? 5 है। हमने लिखे ए ई आई ओ यू, सेपरेटेड बाय कॉमास तो बीच में लगा दिया कॉमा। ठीक है, कर्ली बाय ब्रेसेस, तो इस तरह से हमने ब्रेसेस लगा दिए। समझ में आ गया? तो ये बन गया आपका सेट। कौन सी फॉर्म में बन गया? रोस्टर फॉर्म में बन गया। सही है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेट बी। सेट बी के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स लिख लिए 1 2 4 5 6, बीच में लगा दिया कॉमा इस तरह से करके और कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया, तो ये आपका सेट बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया सी। इसमें हमने एलिमेंट्स लिखे 1 3 5 7, बीच में लगाया कॉमा इस तरह से और कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो ये आपका सेट बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को शो करना और कुछ नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर्टी है ना। तो इसमें जो सेट है ना उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको किसी प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो सेट इज डिफाइंड बाय अ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। मान लो कि मैंने आपसे बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये लिख कर दिखाओ। तो प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसे लिखेंगे x
ये इस तरह से दो डॉट्स लगे, इसको सब्सट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, पता ही होगा आपको। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक, x लेस देन 6, ये लगा दी हमने कंडीशन यहाँ पे, तो ये लिखा गया प्रॉपर्टी। और तो इस तरह से लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऐसे लिखा हमने, इवन बोला, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो 2x लिखा सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो ये इस तरह से प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन हो गया, ठीक है भाई। तीसरा एग्जांपल देखो, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो हमने इस तरह से लिखा c इक्वल्स टू, ये करली ब्रैकेट लगाए, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर x लेस देन 10, गॉट इट। तो ये प्रॉपर्टी में लिखा गया, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर लो। जैसा पहला नोट है हमारे पास, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, ठीक है, सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वन मोर थिंग, सेकंड नोट, नो लेटर ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेंबर इन अ सेट इज रिपीटेड, सेट में कोई भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है। लाइक अगर मैंने ऐसे लिखा ना 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे यू कैन सी कि जो 3 है ये 2 बार लिखा गया, अगर 2 बार लिखा गया तो ये गलत है, सेट्स में ऐसे रिपीट नहीं करते हैं, वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 ऐसे लिखो, सो दिस इज करेक्ट। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला इसमें आता है बच्चों आपका एम्प्टी सेट, या हम इसको नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। सेट हैविंग नो एलिमेंट, नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, है ना, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिखो चलो, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, x इज एन इवन इंटीजर, इज इट अ नल सेट। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, +-5 आएगी, है ना, +-5 इज नॉट एन इवन इंटीजर, सो देयरफॉर इट्स एन एग्जांपल ऑफ null set। x such that x belongs to 4 and 5, x lies between 4 and 5, ऐसे बोल सकते हैं। x belongs to नेचुरल नंबर भी बोल दिया साथ में, तो 4 and 5 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर लाई कर ही नहीं सकता ना, तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट है, ठीक है, समझ में आ गई। नाउ लुक हियर, इज दिस सेट कर्ली ब्रेसेस बीच में 5 का साइन है, इज नल सेट। अच्छा, ये जो नल सेट है ना, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ओनली एम्प्टी ब्रेसेस, या फिर ऐसे खाली ब्रैकेट बनाएंगे, या फिर ये। लेकिन अगर हमने इस तरह से लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नल सेट और फिर कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा दिए, तो क्या ये नल सेट है, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज नॉट अ नल सेट। अगर नल सेट होता तो खाली ऐसे होता, तो अभी तो क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, दैट इज 5, तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट हियर, समझ में आ गई बात, तो दिस इज नॉट अ नल सेट। आई होप कि पता चल गया आपको नल सेट होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेट इसमें आपका आता है सिंगलेटन सेट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, सिंगल मतलब 1, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज सिंगलेटन सेट। तो सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ऊपर वाले में ना, लाइक कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर 5 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, इट्स एन एग्जांपल ऑफ सिंगलेटन सेट। सेकंड एग्जांपल देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x इक्वल्स टू 3 होगा, -3 को आप रिजेक्ट कर दोगे, समझ में आ रही है बात। तो यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 3, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ सिंगलेटन सेट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट, तो सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, ठीक है, फाइनाइट से पता चल रहा है ना, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक। तो सेट ऑफ वोवल्स हमें पता है 5 एलिमेंट्स होंगे, ए ई आई ओ यू, है ना, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा ना 1 2 3 4 5, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फाइनाइट नंबर्स हैं इसके अंदर, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है ना, सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, करेक्ट। सो पहला एग्जांपल इसमें आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
ठीक है, अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है इसके ऊपर, हमने बोला सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर तो हमें पता है यार कोई एंड ही नहीं है, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 चलता चला जाएगा, है ना। और सेकंड देखें इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स, अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है। इंटीजर्स भी पता है हमें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ ऐसे चलेंगे ना आपके, लाइक -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो कोई कंडीशन अगर नहीं लगा रहा है तो ये इनफाइनाइट सेट होगी, सही है। नेक्स्ट वी हैव कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है। आपको कोई सेट दिया, आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिखो और उसके बाद उसके एलिमेंट्स काउंट कर लो, देख लो कितने बनते हैं, बस उसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी बात तो है इसमें। अब देखो सेट ए, सेट ऑफ वोवेल्स ए ई आई ओ यू, भाई कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 5 है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 5 है। तो n लिखने का तरीका ऐसा होता है, n ऑफ ए, ठीक है। n ऑफ ए कितना हो गया आपका? 5 हो गया। तो कार्डिनल नंबर इस वाले सेट का कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट्स आपको दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इक्विवेलेंट है या नहीं, तो कैसे पता करोगे भाई इक्विवेलेंट है या नहीं? तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, यानी दोनों सेट में का जो कार्डिनल नंबर है ना वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। बस वही बोला जा रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ b, दैट इज देयर कार्डिनलिटी इज इक्वल, ठीक। तो देखें जरा, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया a, इसके अंदर एलिमेंट्स लिए 2 4 6 8, एक एलिमेंट एक सेट लिया हमने b, इसके अंदर एलिमेंट्स लिए a b c d, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 4, इसकी भी 4 है ना। तो ये क्या हो गया? आपके इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। ये वाला एग्जांपल भी देख लो, 1 3 5 7 9, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू सेट ऑफ वोवेल्स है, इसमें भी 5 है, दोनों की कार्डिनलिटी 5 है, तो ये क्या हो गया आपके इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। देन वी हैव इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। फर्स्ट कंडीशन देयर कार्डिनलिटी शुड बी इक्वल, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। समझ में आ रही बात? वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिए 2 4 6 8, एक सेट लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट्स लिए 6 8 2 4, ठीक है भाई। तो यू कैन सी ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, और दोनों में 4 एलिमेंट्स है ना। तो कार्डिनलिटी भी बराबर है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम ही है, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये आप नोट कर सकते हो, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि उनकी कार्डिनलिटी बराबर है, बट कन्वर्स में नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। बट ये कोई जरूरी नहीं है जो इक्विवेलेंट सेट हो वो इक्वल सेट हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट आता है सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं? ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज इन बी देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। हमने दो सेट लिए ए एंड बी, ठीक है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो हम क्या बोलेंगे? ए बी का सबसेट। समझ में आ रही बात? अगर सारे एलिमेंट ए के बी में हैं तो ए बी का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे सेट ए लिया 1 2, एक सेट बी लिया, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, बिल्कुल है, दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लिखेंगे कैसे? ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपका सबसेट का सिंबल। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बस क्या करना है, ये जो सबसेट का सिंबल था इसको ऐसे कट कर दो, तो ये हो जाएगा नॉट अ सबसेट ऑफ बी। फॉर इट देन वी हैव सुपरसेट। अब जैसे यहाँ पर ए बी का सबसेट है तो हम बोलेंगे बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। फॉर इट, इस बात का मतलब क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे? बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। समझ में आ रही बात? तो और जो सिंबल रहेगा वो ऐसा रहेगा, ठीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ सुपरसेट। फॉर इट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अब देखो इसको, तो आप ऐसे देखो, if A is a proper subset of B then B must contain at least one extra element, ठीक है। तो B के अंदर A के सारे एलिमेंट तो होने चाहिए, ठीक है, प्लस कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ पे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट। और समझ में आ रहा है? एंड जो प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है,
ठीक है। बस यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं, तो सबसेट में बराबर हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पे इस तरह से नीचे इक्वल टू का भी लगा देते हैं। इट्स अ सिंबल ऑफ सबसेट। अगर मैंने नीचे से इक्वल टू का साइन हटा दिया तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल बन जाता है, राइट। तो प्रॉपर सबसेट ऐसे लिख देते हैं, राइट। नाउ अगर हमें जैसे दो सेट्स को इक्वल शो करना है तो क्या करना होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूव कर दो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं ए एंड बी दीज टू सेट्स आर इक्वल, राइट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट्स लिए 2 4 6, एक सेट लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट्स लिए 6 2 7 5 4, ठीक है। तो भी ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ठीक है, प्लस बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स, ठीक है। फर्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल लिया 1 2 3, ठीक है, तो इसका सबसेट ये खुद सेट, ठीक, ये लाइक 1 2 3 हमने एक सेट में लिखा, ये इसका सबसेट ही है, यानी कैसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। नाउ empty null void subset, empty subset null this, ठीक। अब जैसे ये देखो नल सेट, नल तो सेट ऐसा होता है ना, फाइव लिखा, अब फाइव के अंदर तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम बोल सकते हैं ना ऐसा, तो भी सिंस फाइव के अंदर कोई एलिमेंट नहीं तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइव आर इन ए, बोल सकते हैं। अगर ऐसा बोल सकते हैं तो बोलेंगे भी फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, गॉट इट। वही लिखा है यहाँ पे, फाइव कंटेन्स नो एलिमेंट एंड वी कैन से दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइव आर इन ए, अरे चलिए एग्जांपल करते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, जैसे मान लो ये सेट है, देखो ये ए, और मुझे इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो सबसेट्स कैसे लिखेंगे, एक तो फाइव, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बोला, ये रहा, ठीक है। दूसरा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो अब इसके मुझे सबसेट्स लिखने, पहले तो फाइव लिख देंगे, फिर जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं जिनके अंदर एक एक एलिमेंट होगा, यानी सिंगलेटन सेट्स कितने बन सकते हैं, 1 2 फिर 3, फिर सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स लाइक 1 2 2 3 1 3, है ना। एंड नाउ सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो वो तो एक ही सबसेट बनेगा, एंड दिस इज द सेट इटसेल्फ, ये वाला सेट आ गया, ठीक है। तो इतने सबसेट हो जाएंगे आपके पास, तो ऐसे हम सबसेट को लिख सकते हैं। कितने हो जाएंगे वो अभी हम फॉर्म में बताएंगे आपको। ये टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी तक टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है इस पे, ठीक है, जो बच्चे एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, मान लो कि सेट के अंदर हमारे पास m एलिमेंट्स है एंड तो हमें बताना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने, दैट इज 2 to the power m, ठीक है, इतने हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सिंस यू आर गोइंग थ्रू वन शॉट सीरीज, इसका मतलब है कि चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हो, +1 +2 आप कर चुके हो, ठीक, तभी आप वन शॉट सीरीज देख रहे हो, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ सकता है, ठीक। तो कितने सबसेट हो सकते हैं वो, टोटल हमारे पास m एलिमेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे वाले सबसेट काउंट करेंगे जिनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज MC2, वो इतने तरीके से बन सकते हैं, है ना भाई। m तो टोटल हो गया ना आपके पास, टोटल एलिमेंट्स इन अ सेट, तो नाउ ऐसे वाले सबसेट जिनके अंदर एक एक एलिमेंट है, दैट कैन बी डन इन MC1 बेस, देन दो दो वाले आ जाएंगे MC2, इसी तरह से लास्ट ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स है MCN ना। तो अगर आपको बायनोमियल थ्योरम आती है, आपको पता होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 1 + 1, है ना। ये किसके एक्सपेंशन है, 1 + 1 to the power n का एक्सपेंशन है, सो ये हो जाएगा 2 to the power n, करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ 1 2 3, ये मैं ऑलरेडी अभी करवा चुका हूँ आपको ना। सबसे पहले तो नल सेट आ जाएगा, बिकॉज नल सेट इज आर सबसेट ऑफ एवरी सेट, then write all the singleton sets 1 2 3, then write the subsets having 2 elements like 1 2 2 3 1 3, then the set itself, yani subsets having 3 elements, that is 1 2 3,
दिस इज द ओनली सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 हो गए। और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से भी 8 ही आएगा, 2 to the power 3 है ना, 2 to the power m बताया था ना अभी, तो 2 to the power 3 कितना हो गया, 8 हो गया। आगे बात समझ में। चलिए अब ये एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2, मान लो एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर m एलिमेंट्स है, एक सेट है b, उसके अंदर p एलिमेंट्स है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन a इज इक्वल टू 56 प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट b, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है, सेट a है, उसके अंदर m एलिमेंट्स है, ठीक है। तो बोला क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन a इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट b, ठीक है। तो सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स है, इसमें टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m हो जाएंगे। आपको सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, p, तो इसमें सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर p हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 56 प्लस 2 की पावर p। बट यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसा है भाई, m और p दो अननोन है, इन दो की हमें वैल्यू निकालनी है, सही है। तो दो अननोन है, कम से कम दो इक्वेशन तो होनी चाहिए थी, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाते, तभी निकाल पाते हैं m और p की वैल्यू। तो अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो क्या है कि आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, और फिर भी हमें वैल्यू चाहिए m और p की। तो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आप तो क्या करो, इसको लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर p इक्वल टू 56, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो फॉर्मेट है वो सेम बनाएंगे, और उसके बाद कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना हमने क्या करा, 2 की पावर p को कॉमन निकाला, तो ये 2 की पावर p बाहर निकाला, ये इसके नीचे जाएगा 2 की पावर p, और ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस p, और माइनस 1 है, यहाँ से तो कॉमन आ गया ना, तो -1 बचा, और 56 को लिखा हमने 8 into 7, बराबर। तो अब जो स्ट्रक्चर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बिल्कुल हम एक्जैक्टली सेम बनाने वाले हैं। 8 को लिख सकते हैं हम ऐसे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है ना, और 7 को ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस 1, और 8 को फिर से लिख दिया 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पर तो 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर 2 की पावर p है, ठीक है। तो यहाँ से p कितना आ गया, 3 आ गया, सही है। यहाँ पर 2 की पावर m माइनस p है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो m माइनस p को बराबर रख दो 3। तो ये हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया, p तो 3 आ गया, m माइनस p इक्वल टू 3 हो गया, p हम निकाल चुके हैं 3, यहाँ पर रखो m आ जाएगा आपके पास 6, बट ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इधर देखो जरा, एक सेट है भाई हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 देन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये सेट है। तो आपको बताना, जैसे 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए, राइट और रॉन्ग। अगर ये एग्जैक्टली इस सेट के अंदर है फिर तो बिलोंग्स टू आएगा, अगर एग्जैक्टली सेट ए के अंदर नहीं है फिर नॉट बिलोंग्स टू। तो 2 एग्जैक्टली इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू सही है। दिस इज अ सबसेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये इसका सबसेट है, ये एग्जैक्टली इसके अंदर आया है तो ये बिलोंग्स टू आना चाहिए ना, फिर ये तो सबसेट थोड़ी ना हो, समझ में आया। तो देयरफॉर बिलोंग्स टू, तो ये राइट है, ये रॉन्ग। अब मान लो जैसे हमने ये लिखा, अब इसी के बाहर मैंने ब्रैकेट लगा दिया लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, अब ये सबसेट बनेगा, नाउ इट्स अ सबसेट ऑफ इट, सही है, नाउ इट इज ट्रू। नाउ सेट, एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट लिया हमने 1 और लिखा है बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है। तो क्या ये एज इट इज इसके अंदर है, नहीं, यहाँ तो खाली 1 लिखा हुआ है, यहाँ तो ब्रैकेट भी लगा है, तो ये इसका सबसेट है, ना कि इसका एलिमेंट है। एलिमेंट तो बिलोंग्स टू है ना, एलिमेंट होता तो बिलोंग्स टू का साइन लगता, बट ये तो एलिमेंट नहीं है, ये तो इसका सबसेट है ना, तो ये गलत हो गया, सही है। अब इधर देखो, सेट बी कर्ली ब्रैकेट 2 4 देन कर्ली ब्रैकेट 1 5, ठीक, ये एक सेट हो गया आपके पास। तो एक सेट लिया ये हमने 1 5, ये एज इट इज इसके अंदर है ना, सेट बी के अंदर एज इट इज है, तो ये बिलोंग्स टू होना चाहिए बिकॉज ये इसका एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो सबसेट लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या है, गलत है, यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा है, ये सही है, समझ में आ गया। अब मान लो इसके बाहर मैंने कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा दी, तो अब ये सबसेट बन जाएगा, नाउ इट्स अ सबसेट ऑफ बी, अब ये सही है, सही है। 4 इज अ सबसेट ऑफ बी, तो 4 तो एज इट इज एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसका सबसेट थोड़ी ना वही है, तो इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा, एलिमेंट है तो फिर बिलोंग्स टू आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू होगी, ये सही है, ये गलत।
ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पावर सेट। नेक्स्ट वी हैव पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, आप तो ऐसे समझो जैसे एक सेट है, ठीक है, इसके अंदर हमने एलिमेंट लिए 1 2। अब आप क्या करो, इसके सारे सबसेट लिख लो। तो सबसेट तो ऐसे लिख के जाएंगे, सबसे पहले 5 नल सेट, फिर ऑल द सिंगलेटन सेट जैसे 1 और 2 आ गए, फिर देन सेट इटसेल्फ, तो इसके अंदर आ जाएगा ये 1 2, ठीक है, ये सारे सबसेट्स आ गए। अब आप क्या करो, इनका कलेक्शन कर लो। कलेक्शन यानी कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दो बस, तो इसका कलेक्शन हो गया, सही है। तो ऐसा करने से क्या है, हमें पावर सेट मिल जाता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। तो और लिखते कैसे हैं, जैसे सेट ए है, इसका पावर सेट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे पी ऑफ ए, करेक्ट, ये लिखा गया। अब आपसे पूछा जाए कि ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर m एलिमेंट्स है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, या वो तो उतने ही होंगे ना जितने सबसेट होंगे, है ना। तो ये पावर सेट बना, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इतने 4, ठीक है। कहाँ से आए हैं, यहाँ से, और ये क्या है, सबसेट है सेट ए के, समझ में आ गया। तो जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही एलिमेंट होते हैं पावर सेट में, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर n, कितना हो जाएगा 2 की पावर n। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। शो दैट n of p of p of 5 is equals to 4, यानी कि ये एक सेट बनेगा, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ये हमें शो कर, ठीक है। अब ये तो क्या नल सेट है ना, नल सेट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट बन जाएंगे, नल सेट का पावर सेट है ना, तो नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट, 2 की पावर 0 1, समझ में आ रहा है। तो नल सेट का जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर एक एलिमेंट होगा, दैट इज 2 की पावर 0, दैट इज 1, ठीक है। अब ये एक सेट बन गया जिसके अंदर एक एलिमेंट, सही है। तो अब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, जितने सबसेट होंगे, दैट इज 2 की पावर 1, 2 हो जाएगा, सही है। अब ये एक सेट बन गया जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये आ गया 4, समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हमने शो कर दिया। अब कौन कौन से 4 होंगे, अगर हम लिखना चाहते हैं कि, ठीक है, आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से 4 हो जाएंगे, तो पावर सेट ऑफ 5 वो कैसे बनेगा, वो तो ऐसे लिखा जाएगा, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। अब इसका भी अगर पावर सेट ले लें तो पहले 5 लिखा जाएगा, देन ये सेट इटसेल्फ भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसके अंदर 2 हो गए। अब इसका भी सबसेट लिखा जाए, इसका पावर सेट लिखें, तो पहले 5 फिर सिंगलेटन करके इसका सेट बन गया, इसका भी एक सेट बन गया, और ये एज इट इज, ठीक है, इसके अंदर 4 बन गए। फिर इसका भी पावर सेट लिख लो, है ना, बस यही पूछा है, कितने पूछे, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरह से आप शो भी कर सकते हो, इज इट फाइन। चलिए आगे चलते हैं, देखो जरा, अगर कोई सेट नल सेट का भी सबसेट है, नल सेट तो सबसे छोटा सेट है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसका सबसेट क्या होगा, है ना, कुछ कोई भी नहीं हो सकता। तो अगर कभी ऐसा बोला गया ना, ए इज अ सबसेट ऑफ नल सेट, इसका मतलब यह है कि ए खुद नल सेट, समझ में आ रही बात, ए खुद नल सेट, ए इज इक्वल्स टू दिस, करेक्ट, सॉरी मैम, ठीक। सिंस 5 is a subset of A and A is a subset of 5, ठीक, गिवन है, तो हम बोल सकते हैं A is equals to 5। भाई 5 जो है वो तो सभी का सबसेट होता है, तो हम बोल सकते हैं 5 is a subset of A, और ये आपको गिवन है A is a subset of 5। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कभी भी हमें 2 सेट्स को अगर बराबर शो करना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो कर दो, देन हम कह सकते हैं कि दोनों सेट जो है वो बराबर, समझ में आ गई बात, ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे चले, अब हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अ सेट कंटेनिंग ऑल द सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम 2D ज्योमेट्री में बात करें, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब मान लो हमने, चलो एग्जांपल लिया, एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 4 6, एक सेट लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 3 5 7, एक सेट लेते हैं सी, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 4 8 12 14, ठीक है। और फिर हमने एक ऐसा सेट कंसीडर किया जिसके अंदर ए बी सी सेट, ये तीनों याद है,
तो हमने एक नेचुरल नंबर का सेट कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेगा ना, नेचुरल नंबर का सेट है, इनफिनिट सेट है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें सेट ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। सिंस दिस सेट कंटेन्स ऑल दीज थ्री सेट्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा है ना, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, तो उस बात का ये मतलब है इस वाले कॉन्टेक्स्ट में ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हियर कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंटरवल्स, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड, क्लोज्ड, तो ऐसे बोलेंगे क्लोज्ड का ये सिंबल है भाई, इस तरह से ब्रैकेट लगेगा, क्लोज्ड और अंदर ए बी, इनको हम कॉन्टिन्यूअस सेट भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेट भी बोलते हैं इंटरवल्स को। तो अब इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर, और x क्या है, वो a से b के बीच का है, a भी हो सकता है b भी हो सकता है। क्लोज्ड का मतलब है इंक्लूडेड। ठीक है, तो जिस नंबर के साथ क्लोज्ड ब्रैकेट लगा होगा वो नंबर इंक्लूडेड होगा। तो हेयर a एंड b आर इंक्लूडेड, और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गई बात? नंबर लाइन पर अगर शो करना चाहते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर b आ गया, तो a से लेकर b तक, a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, a से लेके b तक इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्लोज्ड 3,7 क्लोज। ठीक है, ये एक इंटरवल लिया क्लोज्ड क्लोज्ड का हमने, नंबर लाइन बनाई, 3 लिखा 7 लिखा। ठीक है, ये हम फील्ड सर्कल बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फील्ड सर्कल का मतलब होगा, ठीक है, जिस भी नंबर के साथ फील्ड सर्कल लगा हुआ है इसका मतलब कि वो नंबर हमारा इंक्लूडेड है। सही है, तो 3 से 7 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है। ये चीज समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x such that x belongs to r। ठीक है, x is greater than equals to 3 but less than equals to 7, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। सही है, तो ये बहुत छोटी सी बात है, सभी को पता होगा, है ना, बेसिक सी चीजें ऑलरेडी पता होंगी आपको, बट फिर भी हमें तो सारा कुछ कवर करना है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई। ठीक है, ओपन ओपन, अब की बार ये ओपन का ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, ओपन ओपन। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x belongs to r such that x is greater than a but less than b। अब की बार इक्वल टू नहीं लगेगा। ठीक है, ओपन का मतलब है जिस नंबर के साथ ओपन ब्रैकेट लगा है वो नंबर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, a and b are not included here। नंबर लाइन पे शो करेंगे a b, अब की बार आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली सर्कल बनाया है। ठीक है, a और b के ऊपर क्या बनाया, खाली सर्कल बनाया, ओपन सर्कल बनाया। ओपन सर्कल बनाने का मतलब ये है कि ये वाले पॉइंट्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इधर देखो एग्जांपल लिया, ओपन ओपन 3 7। ठीक है, 3 यहाँ लगाया, 7 यहाँ लगाया, तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा 3 से लेके 7 तक इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इस सेट के अंदर होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये जो एंड पॉइंट्स है 3 और 7 वो इंक्लूडेड नहीं है, तो उनके साथ हमने क्या लगाया, होलो सर्कल लगाया। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखोगे, x belongs to r एंड x is greater than 3 but less than 7। ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक, अब इधर देखो, अब फिर हमने क्या करा, क्लोज्ड ओपन, एक यहाँ पे तो क्लोज लगा दिया, यहाँ पे ओपन लगा दिया, तो जिस पॉइंट के साथ क्लोज लगा है वो इंक्लूडेड होगा, जिसके साथ ओपन लगा है वो इंक्लूड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखेंगे, x belongs to r such that x is greater than equals to a but less than b। सही है, तो a is included here, b is not included here। ठीक है, नंबर लाइन पे ऐसे शो कर सकते हैं, a से लेके b तक। ठीक है, a इंक्लूडेड है, चल रहे हैं फिर इस तरह से, b इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे हमने होलो सर्कल बना दिया। ठीक है, ये बनाने का तरीका नंबर लाइन पे ऐसे शो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिया, 3 के साथ क्लोज लगाया, 7 के साथ ओपन लगाया, नंबर लाइन बनाई भाई, 3 से लेके 7 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे, 3 इंक्लूडेड है, 7 के साथ ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ तक जाएंगे, 7 के ऊपर क्या बनाएंगे, होलो सर्कल बनाएंगे, बिकॉज 7 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब सेट ए की बात करते हैं। सेट ए को हम मतलब इसी सेट को लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, x belongs to r। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक, एंड x such that, यहाँ पे such that लगा सकते हो आप, मतलब ऐसे लिख सकते हो, एक बार मैं लिख कर दिखाता हूँ, यहाँ पे x such that x belongs to r,
देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बिकॉज 3 इंक्लूडेड है एंड लेस देन 7, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे बिकॉज 7 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ए के साथ बनाया ओपन और बी के साथ क्लोज्ड, इसका मतलब ए इंक्लूडेड नहीं है और बी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू 7, ऐसे लिख सकते हैं नंबर लाइन पर इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप तो समझ में आ ही गया होगा, खुद भी बना सकते हो ना। ए के साथ ओपन है तो पोलर सर्कल चल रहे बी इंक्लूडेड है उसके साथ फील्ड सर्कल, ठीक है। एग्जाम्पल वही 3 7 वाला ले लिया, 3 के साथ ओपन 7 के साथ क्लोज्ड, और यहाँ पर नंबर लाइन बनाई, 3 के साथ ओपन सर्कल चल रहे 7 के साथ आ गया क्लोज्ड आपका, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं इसमें, अब तो ये बच्चों का खेल, आप खुद भी बना सकते हो। x और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, ये आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, इस तरह की एक्सरसाइज खोलना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंटरवल्स दिए होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाँ इसको देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इंटरवल की लेंथ पूछी जाए, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे 3 से 7, ठीक है, इधर देखो, और लेंथ पूछ रहा है 3 7 क्लोज्ड, यानी कि यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे लेंथ बताओ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो बहुत इजीली आप बता दोगे 7 - 3 दैट इज 4, है ना। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो कि मैंने दोनों साइड ओपन कर दिया, 3 7 ये भी ओपन है, इंक्लूड नहीं है, और 7 भी इंक्लूडेड नहीं है। अब लेंथ बताओ। अब यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब क्लोज था तो 7 - 3 और 4 आंसर दे दिया, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है। जब मैं क्लास में पूछता हूँ बच्चों से तो काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ब्रैकेट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता लेंथ पे, ठीक है। बिकॉज अब मैं आपसे बात करूँ यार कि चलो एक पॉइंट ही है, 3 क्या है, एक पॉइंट ही तो है, इसकी लेंथ क्या है, कुछ भी नहीं, 0 लेंथ है। तो अगर ये पॉइंट हटा भी दिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेंथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेंथ तो अभी भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। इट्स अ पॉइंट ऑफ 0 लेंथ, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं, जैसे ये खाली पॉइंट है ना, इसको पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट सर्कल इन द सेंस की सर्कल विद 0 रेडियस, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी लेंथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेंथ हमेशा, अगर हम इन जनरल बात करें, इसकी लेंथ पूछी गई है तो लेंथ विल बी b - a, ब्रैकेट कोई भी हो, ओपन ओपन क्लोज्ड, ठीक है, ओपन क्लोज्ड ओपन, कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेंथ हमेशा b - a ही रहेगी, ये चीज समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इधर देखो, राइट इन इंटरवल्स। अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको इंटरवल में लिखना है, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में लिखना, इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इधर देख लो जरा, x such that x belongs to R, x greater than equals to 3 but less than equals to 4, तो हमें इसको इंटरवल में लिखना है। तो 3 इंक्लूडेड है, 3 के साथ क्लोज्ड, 4 भी इंक्लूडेड है, 4 के साथ भी क्लोज्ड, और लेंथ पूछी जाए तो 4 - 3 दैट इज, ठीक है। ऐसे यहाँ पर x belongs to R and here x is greater than -12 but less than -10, ठीक है। तो -12 यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं लगा तो ओपन, यहाँ भी इक्वल टू नहीं लगा तो यहाँ भी ओपन, लेंथ पूछी जाए तो -10 -12 ये आ जाएगा आपके पास 2, सही समझ में आ गया। आगे चले, अब इंटरवल्स को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ओपन लगाए 6, 12 लिख सकते हो, x such that x belongs to R, x greater than 6 बिकॉज 6 के साथ ओपन है, ठीक है। यहाँ पे 12 के साथ भी ओपन है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा, इसको सही कर लो, ओनली ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 and 7 क्लोज्ड दोनों के साथ क्लोज्ड है, तो x such that x belongs to R, x greater than इक्वल टू लगेगा बिकॉज 2 इंक्लूडेड है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7 इतना आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 3 के साथ ओपन है और 9 के साथ क्लोज्ड लिख सकते हो, है ना, कर सकता है, कोई भी कर सकता है इसको। x such that x belongs to R, x is greater than 3 बिकॉज 3 के साथ ओपन है, 9 के साथ क्लोज्ड है, तो लेस देन इक्वल टू, फाइन। आगे चलिए अब आते हैं हमारे वेन डायग्राम आते हैं, ठीक है।
तो वेन डायग्राम क्या है, देखो कुछ नहीं है यार, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होता है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन द रेक्टेंगल। जैसे बनाएंगे हम एक रेक्टेंगल, इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल पॉइंट्स इन क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, अब बाकी इसके जो सबसेट्स हैं इस रेक्टेंगल के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट्स को जनरली। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, समवेयर यू विल फाइंड कि सर्कल यूज नहीं किया होगा, इस तरह से ट्राइंगल या कुछ और यूज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर सम फिगर्स, इन्हीं को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। सेट ए सेट बी, ठीक है, सेट ए सेट बी इस टाइप से भी हो सकता है, एक के अंदर एक। ठीक है, ये सब क्या है, वेन डायग्राम से। अब कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन देख लो। यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले वेन डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, यूनियन जो है, पहले आप इस तरह से सेट बनाओ, सेट ए सेट बी। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, रेड वाला, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, देन सेट को कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन के लिए यूज करेंगे और। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट लिया हमने ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5। एक सेट लिया हमने बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6। हमें यूनियन लिखना है, तो यूनियन ऐसे लिखा जाएगा भाई, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। ठीक है, रिपीट कोई नहीं करना। ठीक, तो इसमें 1, ठीक है, 1 यहाँ से आ गया, 1 3 5 भी इसमें होना चाहिए, 2 4 6 भी इसमें होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने इसका यूनियन लिख लिया। सही है, समझ में आ गया। अब मान लो कि हमें इस तरह से कॉन्टिन्यूअस सेट दिया है, कॉन्टिन्यूअस सेट मतलब इंटरवल्स दिए लाइक दिस। सेट ए हो गया 3 से लेके 7 तक, 3 क्लोज्ड है 7 ओपन। सेट बी हो गया 4 से 6 ओपन ओपन। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन 3 to 7 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। 3 क्लोज्ड है तो फिल्ड सर्कल, 7 ओपन है तो ओपन सर्कल। ठीक है, 4 to 6 दोनों के साथ ओपन सर्कल लगेगा। ठीक है, दोनों का यूनियन लिखना है। तो अब इन दोनों सेट को एक कॉमन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। ठीक है, कॉमन नंबर लाइन पर, तो 3 to 7, 3 to 7 ये तो सेट ए हो गया, 4 to 6 ये सेट बी हो गया। यूनियन में क्या होगा, 3 to 7 सारा आ जाना चाहिए। ठीक है, 3 इंक्लूडेड है क्या, यस 3 इंक्लूडेड है, तो क्लोज लग गया। कॉमा 7 इंक्लूडेड है क्या, नहीं 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके साथ ओपन आ। ये चीज समझ में आ रही है। तो नंबर लाइन पर आप ऐसे यूनियन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो आता है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ऐसे लिखेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन होता है क्या, बेसिकली दिस इज कॉमन पार्ट, ये आपका एक कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, एलिमेंट इन 2 और मोर सेट्स, जैसे आपको मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेट दे दिए, उनमें जो कॉमन एलिमेंट होगा ना वो उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं, ऑलरेडी पता होगा आपको। ठीक है, सिंस 1 शॉर्ट सीरीज देखते हो, है ना। तो देखो जरा इधर वेन डायग्राम तो ऐसे बनेगा, सेट ए और सेट बी देख के कोई भी बता सकता है, बच्चा बता सकता है कि कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, है ना। तो ये कॉमन पार्ट है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल लेते हैं। ये एक सेट लिया हमने ए, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5। सेट बी, इसको ले लेते हैं 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे भाई, देख लो इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो ये सिर्फ 2 एलिमेंट हमें कॉमन नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो यही इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो कैसे लिखेंगे, बी 5, बस यही हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमने रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल लिया, एक कॉन्टिन्यूअस सेट में एग्जांपल ले लेते हैं इंटरवल में। तो 3 to 7, 3 के साथ हमने लगाया क्लोज, 7 के साथ ओपन, 4 to 6 ओपन ओपन। ठीक है, तो कॉमन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो भाई, 3 से 7 4 to 6, और इनका कॉमन पार्ट ये वाला आपका हो गया। जो कॉमन पार्ट है वो तो देख के आप बता ही सकते हो ना, 4 to 6। अब बात आती है कॉमन, तो हमने ले लिया, ब्रैकेट कौन सा लगेगा, तो ब्रैकेट भाई यहाँ पर बी सेट में 4 इंक्लूडेड नहीं है, ए में तो है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो दोनों में नहीं है ना, तो इसलिए 4 के साथ ओपन लगेगा। समझ में आ गई बात।
ऐसे यहाँ पर 6, यहाँ पर तो ओपन है, मतलब बी सेट में 6 है ही नहीं, तो कॉमन में भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ भी ओपन लगेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो इसको आप नोट कर सकते हो, देख लो इधर भाई। नोट 1, मान लो कि हमारे पास इस तरह से n फाइनाइट सेट ऑफ फैमिलीज है, a1 a2 a3 up to an is a finite family of sets, then their union is denoted by like this। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे भाई, यूनियन ए आई और आई 1 से लेके n तक, बिकॉज n सेट्स है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ऐसे लिखेंगे a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 अप टू an तक। ठीक है, और ये इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। करेक्ट, जैसे सिग्मा और पाई यूज करते हैं ऐसे यूनियन भी यूज कर सकते हैं, ऐसे इंटरसेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 अप टू इंटरसेक्शन an। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन लगाया, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक ले गए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया नोटेशन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्या यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो एक सेट लिया हमने ए, सेट बिल्डर फॉर्म में ले रहे x such that x equals to 2n and n is what integer है। सेट b x such that x equals to 3n, n is what integer। फाइन, फाइन, यू हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले तो आप क्या करो यार, आप ना पहले दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लो, लिख सकते हो, बहुत इजी है। n क्या इंटीजर है ना, तो n की वैल्यू इंटीजर रखना शुरू करो। तो या तो ऐसे लिखा जाएगा डॉट डॉट डॉट, लाइक मैंने लिखा -2, तो -4, फिर -1 लिखा है n की जगह, -2 आ जाएगा, n को रखा 0 तो 0, फिर 1 2 3 रखेंगे 2 4 6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट 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 चलता जाएगा, इनफाइनाइट है। ऐसे यहाँ पे 3 का मल्टीपल चलेगा, इंटीजर लिख लो -6 -3 0 3 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देख के बताओ जरा, इसमें आगे चल के कहीं -6 भी आएगा, तो -6 कॉमन आ गया, 0 यहाँ भी है, यहाँ भी आ गया, इधर 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो 6 के तो इस तरह से चलेगा आपका 3 का मल्टीपल, इसके बाद कॉमन आ जाएगा आपका 12, यानी 6 का मल्टीपल जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, x, ठीक, सच डेट x इक्वल टू, उसको सही से लिखो, सही से नहीं लिखो, x सच डेट x इक्वल टू 6n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये करेक्शन है पीडीएफ में, आप लोग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ठीक है, ऑब्वियसली एक छोटी सी कॉस्ट रखी है पीडीएफ की। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो, बैठे सकते हो। ठीक, थर्ड, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस आपको बताना है सेट्स, मतलब ऑपरेशन है ये a माइनस बी। अगर हमें a माइनस बी लिखना, पहले तो आप वेन डायग्राम देखो, a माइनस बी, हमने 2 सेट बनाए इस तरह से। ठीक है, a माइनस बी, ये वाला आपका a माइनस बी है, a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो। a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो, तो हटा दिए। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ वी आर सपोज टू राइट डाउन b माइनस a, तो b में से a के सारे एलिमेंट हटा दो, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो b माइनस a रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, एक सेट लिया हमने a 1 2 3 4 5, एक सेट लिया b 4 5 6 7, तो a माइनस b लिखना है, तो लिखो a में से b के एलिमेंट हटा दो, तो 4 5 यहाँ पर भी है, तो ये हटा दिया हमने, तो क्या बच गया 1 2 3। समझ में आ गया? b माइनस a अगर हमें लिखना हुआ, b माइनस a, तो b में से a के हटा दो, 4 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b में से a के हटा दिए, तो 6 और 7, ये b माइनस a हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? और इसको अगर हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग्स टू b। समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको हम इस तरह से इंटरवल में भी एक एग्जांपल में लेते हैं। एक सेट लिया a 3 to 7 क्लोज्ड ओपन, एक सेट लिया b 4 to 9 क्लोज्ड क्लोज्ड। ठीक है, एक दोनों सेट को आप तो क्या करना है, आपको एक कॉमन नंबर लाइन बनाओ, दोनों सेट को उस पर रिप्रेजेंट करो, और उसके बाद बता सकते हैं आंसर। देखो इधर ये एक कॉमन नंबर लाइन हमने ली। ठीक है, सेट ए क्या है, 3 to 7 है भाई, 3 to 7 है, 3 क्लोज्ड है, 7 ओपन है। ठीक है, उसके बाद 4 to 9 सेट बी है, दोनों के साथ क्लोज्ड है, तो यहाँ पे फील्ड सर्कल, यहाँ भी फील्ड सर्कल। ए में से बी के हटा दो, ए माइनस बी लिखना है, तो ए में से बी के हटा दो, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये एलिमेंट ए और बी दोनों में ही है,
तो इतना पार्ट हटा दो, ये a माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो a माइनस बी। अब बात आती है ब्रैकेट कौन सा लगाना। यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है तो 3 को इंक्लूड किया, ठीक है। 4 जो है b में भी है और a में भी है, तो हम तो b वाले एलिमेंट हटा रहे हैं ना, तो a माइनस बी में 4 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट। समझ में आ गई बात। b माइनस a, तो इतना पार्ट कॉमन है, b में से ये कॉमन पार्ट हटा दो, है ना। तो ये कितना हो गया आपका b माइनस a, यानी कि 7 से 9 तक, ठीक है। अब बात आती है कि ब्रैकेट कौन सा लगाए। अब 7 b में है बट a में नहीं, ठीक है, यानी कि 7 के साथ तो क्लोज लगे, ठीक है, समझ में आ गया। और 9 बी में, ए में तो है ही, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्लोज्ड भी लगा है, तो 9 के साथ भी क्लोज्ड लगा, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, डेल्टा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस लिखने का तरीका है। होता कुछ नहीं यार, a माइनस बी और b माइनस ए निकालो, दोनों का यूनियन कर दो, दैट इज व्हाट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, a माइनस बी एंड b माइनस ए अभी हमने ऊपर वेन डायग्राम में बताया, ये a माइनस बी होता है, b माइनस ए होता है। अगर यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मिलकर क्या रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सही है। तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पार्ट है, बस ये वाला हट जाएगा, यूनियन में से इंटरसेक्शन पार्ट हटा दो और कुछ भी नहीं करना, सही। चलो एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 4 5, एक एग्जांपल लिया हमने सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट्स ले रहे हैं 4 5 6 7, ठीक है। a माइनस बी अभी ऊपर लिखा था, a में से b वाले एलिमेंट हटा दो, 4 5 हटा दिया, 1 2 3 आ गया, b माइनस ए 6 7 हो जाएगा, है ना। 4 5 हटा देंगे, b में से a वाले एलिमेंट्स हटा देंगे, इन दोनों का यूनियन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 2 3 6 7, ठीक है। ये आ गया, समझ में आ गई बात नहीं। आगे चले। नेक्स्ट ऑपरेशन इज व्हाट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अगर दो सेट दिए, ठीक है, वो दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेन डायग्राम में ऐसे शो करेंगे अलग अलग, यहाँ पे ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक सेट लिया 2 4 6, एक सेट लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5, इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले क्या, चलिए आगे चलते हैं। 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, सेट ए लिखा, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, इस सेट को छोड़ दो, बाकी जितना भी पार्ट है वो क्या कर रहा है, आपका कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखने का तरीका ये होता है यार, ए के ऊपर लगा दो छोटू सा, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, ठीक है। अगर ये सेट है, यू कैन सी कि ये वाला पार्ट आ रहा है यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ए सेट नहीं आ रहा है, यानी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6, एक सेट ले लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 3 4 5, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल में से हटा दो यार, सिंपल सी बात है ना, इतना क्या सोचना है इसमें। तो भाई 3 4 5 ये हटा दिया, तो बचा क्या 1 2 6, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब ये कुछ बातें यार आप नोट कर लो इसको, 5 के ऊपर यानी कोमा लगाने का मतलब, देखो यहाँ मैंने क्या बोला कि छोटा सा सी लगाना है, ठीक है। अगर आप सी नहीं लगाना चाहते हो, इस तरह से ऊपर एक डैश भी लगा सकते हैं, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ठीक है। तो 5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज यूनिवर्सल, याद रखना भाई इसको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 यानी कि नल सेट इज यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल इज 5, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने यहाँ पे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, इतना आ गया, ठीक है। अब मैं इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो फिर ये आ जाएगा, दोबारा से आपको वही सेट मिल जाएगा, समझ में आ गया बात, ठीक है। आगे चलते, तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। अब कुछ लॉज हैं, ठीक है, ये फटाफट गो थ्रू करते हैं, ठीक। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, वन शॉट सीरीज है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हमें बहुत सारे चैप्टर करने हैं यार और टाइम बहुत कम है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
लॉज है कुछ, इनको गो थ्रू करते हैं फटाफट। ठीक है, इधर आइटम पोटेंट लॉ। ठीक है, आइटम पोटेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए, किसी भी सेट को उसी के साथ यूनियन करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही सेट मिलेगा आपको। सेट का अपने ही सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे दोबारा से वही सेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आइटम पोटेंट। आइडेंटिटी लो। ठीक है, ए यूनियन फाइव। अच्छा, यूनियन करने पे ना हमें बड़ा वाला सेट मिलता है। ठीक है, तो फाइव तो क्या नल सेट है, यूनियन करने पर हमें ए ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन करने पे छोटा वाला सेट मिलेगा, तो यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट होता है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम आइडेंटिटी लो। ठीक है, दोबारा से वही सेट मिलना चाहिए आपको, ऐसे ऑपरेशन लगाना। ठीक, कॉम्यूटेटिव ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसी को हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इन जनरल। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, किसी भी दो को पहले सॉल्व कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, पहले हमने इनको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसी भी दो को पहले सॉल्व करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहते हो देख लो यार, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ए सेट ए 2 4 6, सेट बी 1 3 5, सेट सी 2 3 5। ठीक है, पहले हमने निकाला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल ले, ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, इतना आ गया। फिर हम निकालते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी निकाल लिया, सी के साथ यूनियन कर लो, तो 2 3 5 2 3 5, तो इसमें भी आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 रहेगा। ठीक है, अभी तो हमने क्या करा, हाँ जी, कहाँ थे हम, कहाँ तक हो गया था। ठीक, तो अब आप क्या करो, यहाँ पे बी यूनियन सी को पहले देख लो, तो बी यूनियन सी करा, इसमें 1 2 3 5 इतना आ जाएगा। अब ए के साथ यूनियन ले लो, तो 2 4 6 यहाँ है, तो ये कितना आ जाएगा आपका यूनियन 1 2 3 4 5 6, कोई भी लिख सकता है ना, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, समझाने की जरूरत भी नहीं। तो अब फाइनली ये देखो और इसको देखो, दोनों बराबर है ना, तो बस हेंस वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। सही है, अब ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम इसकी बात करें इधर, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी की, तो कुछ कॉमन है क्या, है ना कुछ भी कॉमन नहीं, तो 5 लिखा। फिर सी के साथ इंटरसेक्शन किया, तो अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं और एक सेट आपका नल सेट है, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन नल सेट ही होने वाला है ना, क्योंकि सबसे जो इंटरसेक्शन है उसमें तो छोटा वाला सेट रहता है, तो इंटरसेक्शन नल। अब पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालो, उसमें कुछ कॉमन है क्या, यस 3 और 5 दो कॉमन है, तो लिखा। अब आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो यहाँ तो 3 5 है, यहाँ पे 2 4 6 है, कुछ कॉमन है नहीं, तो ऑब्वियसली नल सेट है ना, तो दोनों बराबर आ गए, है ना, तो हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ था, तो वेरीफाई करके हमने दिखाया आपको। नेक्स्ट लॉ इसमें आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यहाँ भी 3 सेट हमें चाहिए, तो ए बी सी। एसोसिएटिव में तो क्या था, जो ऑपरेशन आप यहाँ लगा रहे हो, यूनियन था तो यहाँ भी यूनियन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, और ए यूनियन सी। सही, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बीच में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो चलो इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई सिंस इट इज वन शॉट वीडियो, तो आप खुद ही कर लेना। ठीक है, ये एग्जांपल्स है, स्क्रीनशॉट लो ए बी सी और वेरीफाई खुद ही करो इसको। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे चल रहे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आज को प्रूव करने के लिए हम वेन डायग्राम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और डी मॉर्गन्स लॉ ये भी है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो करना क्या है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे यूनियन का हो गया था इंटरसेक्शन। और तो चलो प्रूव करके देख लेते हैं, दोनों को हम फर्स्ट और सेकंड को वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से करते हैं, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड, वो तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, रेड पोर्शन आप देख सकते हो। ठीक है, अब राइट हैंड साइड करनी है हमें प्रूफ, पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेट ए है, इसको छोड़ दो,
इसको आप छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, ये सेट बी है, इसको आप छोड़ दो, जो बच गया दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं है तो इंटरसेक्शन में ए नहीं आ सकता, यहाँ पर बी नहीं है तो इंटरसेक्शन में बी भी नहीं आ सकता। तो ए, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हटा दो, है ना, तो जो बच गया, अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड के साथ। यू कैन सी जो डायग्राम बना है, जो वेन डायग्राम बना है, वो दोनों साइड का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का ही सेम है, तो कह सकते हैं दोनों बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई? तो ये हमारा वेन डायग्राम से हमने प्रूव करके दिखाया है, आप भी कर सकते हो। तो इस सेकंड वाले को आप खुद ही करके देख लो। ठीक है, ये जो सेकंड वाले पार्ट है ना, ये वाला, ये आप खुद करो। सही, आगे चलो। कुछ एग्जांपल्स हैं, जल्दी से गो थ्रू करते हैं भाई। एग्जांपल 1, if a belongs to n such that a n is equals to a x such that x belongs to n, describe the set 3n intersection set। ये आपको डिस्क्राइब करना। चलिए देख, तो अब आप ऐसा है, फिर अगर a n इसको हमने ऐसे लिखा तो 3n कैसे लिखेंगे? अब क्या है, यहाँ पर a का काम तो 3 कर रहा है, ठीक है, a का काम 3 कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे इसको 3x such that x belongs to natural number। तो ये अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो 3 के मल्टीपल लिखे जाएंगे, x नेचुरल नंबर है ना, तो x की वैल्यू रखना शुरू कर दो यार, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो ये आ जाएगा 3 6 9 12, नेगेटिव चलता रहेगा। 7 है, अब a की जगह 7 लिखा जाएगा, 7x such that x belongs to natural numbers, यानी कि अब x क्या नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू रखना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, और 7 के मल्टीपल आएंगे लाइक 7 14 21 लाइक दिस। ठीक है, तो अब बीच में लगा क्या भाई, इंटरसेक्शन, तो रोस्टर फॉर्म लिख ली दोनों की। अब इंटरसेक्शन देख लो, तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें आएगा, ये आपका 21 आएगा, 3 का मल्टीपल चल रहा है ना, पहले 21 आएगा देन 42 आएगा लाइक दिस, यानी कि इंटरसेक्शन जो है रोस्टर फॉर्म हमने लिखी, तो यहाँ पे 21 का मल्टीपल चल रहा है, 21 का मल्टीपल चल रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो 21x। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमारे रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इस पूरे सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं 21n। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो बच्चे एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, suppose we have a1 a2 a3 up to a30 are 30 sets each with 5 elements and b1 b2 b3 up to bn are n set each with 3 एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, ये आपके पास 30 एलिमेंट्स है और हर एक सेट नॉट एलिमेंट सेट्स है, और हर सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स, और यहाँ पर आपके पास n एलिमेंट्स है और हर सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, बताया था। इसको भी अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, यूनियन को अगर इन सबका यूनियन कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से दोनों किसके बराबर है, s के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ एज्यूम दैट each element of s belongs to exactly 10 of a's and exactly 9 of b's। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि जैसे मान लो सेट a है, ठीक है, सेट a1 है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है ना, लाइक इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये जो एलिमेंट है ना 2, ये यहाँ पर हमारे पास 30 सेट्स है, तो 5 सेट्स के अंदर, ठीक है, इस बात का ये तो मतलब हुआ ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एक्सेप्टली 10। ठीक है, 10 मतलब 10 सेट्स के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गई? हर एक एलिमेंट, ऐसी 1 जो है वो भी 10 सेट के अंदर है, हो सकता है कि 1 a2 में भी हो, a3 में भी हो, a4 में भी हो, इस तरह से हर एक एलिमेंट 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, 10 टाइम्स होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसी यहाँ पर b के लिए क्या बोला हुआ, b के लिए बोला हुआ एग्जैक्टली 9 ऑफ बीस। ठीक है, अब b के अंदर हर एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, वो एग्जैक्टली कितने सेट्स में, 9। तो अब ऐसा है, s इसके बराबर है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, इस तरह से निकालोगे भी, हर एक के अंदर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो 5 इंटू 30 टोटल हो गए। बट इसमें अब हो क्या रहा है, हर एक एलिमेंट 10 टाइम्स काउंट हुआ, जैसे अभी हमने
थोड़ी देर पहले बताया था 2 है, वो 10 एलिमेंट के अंदर है ना, तो वो तो 10 टाइम्स काउंट हो गया ना, तो हमने तो क्या करा, उसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, टोटल को 10 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 15। सिमिलरली बी सेट्स के लिए, ये जो बी वाले सेट्स है, ठीक है, एस इसके बराबर है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है हमने यूनियन को, ये हो जाएगा, ठीक है, समेशन का यूज किया है, ये तो लिखने का तरीका है, कंफ्यूज मत हो इससे, ठीक है, तो लिख सकते हैं 3 इंटू एन, भाई एन सेट्स है ना, और हर सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3n, और एक एलिमेंट एक्जैक्टली 9 सेट के अंदर है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये कट गया आपका, तो n/3, ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, तो दोनों को बराबर किया, हमें n चाहिए था, तो 45 आ गया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, समझ में आ गया भैया, आगे चले। नेक्स्ट, फॉर एनी टू सेट्स A and B, prove that A union B equals to A intersection B implies that A equals to B, ठीक है, अगर A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B बराबर है तो A इक्वल्स टू B है, तो यहाँ तो हमने ऐसे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया, बट आप वेन डायग्राम बनाओ, बहुत इजीली आप शो कर सकते हो, ठीक है, A यूनियन B और इंटरसेक्शन B अगर बराबर है तो ये तो तभी पॉसिबल है जैसे मान लो A, ठीक, और B दोनों ओवरलैप कर जाए, यानी दोनों सेट बराबर हो गए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो यूनियन और इंटरसेक्शन कभी बराबर होगा नहीं, समझ में आ रही है बात, तो ये प्रूफ तो यहाँ पर आप छोड़ दो, ठीक है, तो करना चाहते हो तो कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे पहली बार देखते हैं कर सकते हैं, तो वैसे तो सेट्स का क्या है, हाँ मेरे चैनल पर अलग से वीडियो बनी हुई है पूरा लेक्चर में, वो बच्चे जो प्रूफ कर देखना चाहते हैं वो वहां से देखें, अभी तो हम वन शॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप तो बस इसको याद रखो, अगर यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर है तो दोनों सेट बराबर होंगे, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये एग्जांपल देख लेते हैं, चलो, let A and B be set if A intersection B is equals to B intersection X equals to 5, अगर ये 5 है and A union X equals to B union X for some set X, prove that A equals to, ये हमें प्रूव करना, ठीक है, तो चलिए हमें गिवन क्या है, A union X equals to B union X, ये हमें गिवन, ठीक, अब हमने क्या किया, दोनों साइड A इंटरसेक्शन ले लो A के साथ, दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लो A के साथ लिया, ठीक है, अब आप ऐसे देखते हैं A यूनियन X, ये ऑफकोर्स A से बड़ा सेट होगा बिकॉज यूनियन किया, तो इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट ही रहता है, तो छोटा वाला सेट A आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपकी लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन बीच में आ गया A इंटरसेक्शन X, ठीक है, बट A इंटरसेक्शन X तो यार आपको कहा गया, ये रहा, ये आपको कितना दिया, 5 दिया, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 5, ठीक है, अब जब हम यूनियन करते हैं, यूनियन में तो यार बड़ा वाला सेट आता है, तो ये तो नल सेट है, ऑफ कोर्स A इंटरसेक्शन B बड़ा सेट होगा, और यूनियन ले रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, तो A किसके बराबर आ गया, A इंटरसेक्शन B के बराबर आ गया, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक, तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, A जो है वो B का सबसेट है, देखो अगर हमें दो सबसेट है जैसे A और B, दोनों को बराबर शो करना, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर, ठीक है, समझ में आ गई, अब यहाँ से कैसे पता चल रहा है भाई, अगर जैसे आप तो ऐसे देखो ना, हम क्या कह रहे हैं, A जो है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर, A इंटरसेक्शन B, ऑफकोर्स वो B से तो छोटा ही सेट होगा, A इंटरसेक्शन B वो A के बराबर है, यानी A जो है B से छोटा सेट, हाँ B से छोटा सेट, और B के अंदर है, B के अंदर है, ठीक है, मतलब ऐसे हो गया, आप इसको ऐसे देखो, ये B है, ये A है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B क्या होगा, वो A के बराबर होगा, है ना, यस और नो, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, A जो है वो B का सबसेट है, क्योंकि A जो है B के अंदर आ गया, इज इट फाइन, सिमिलरली हम क्या करेंगे, B को A का सबसेट प्रूव कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद बोल देंगे यार A इक्वल्स टू B, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, फिर से लिखा A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X गिवन है, अब की बार B के साथ इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, अब यहाँ पर ऑफकोर्स B यूनियन X बड़ा सेट होगा, B छोटा, इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, है ना, B इंटरसेक्शन A यूनियन बाहर, B इंटरसेक्शन X यहाँ पर आ गया, B इंटरसेक्शन X क्वेश्चन में बेटा आपको 5 गिवन है, ठीक है, और हम यहाँ पे 5 के साथ यूनियन ले रहे हैं, यूनियन में बड़ा वाला सेट रहता है, तो यहाँ पे B इंटरसेक्शन A आ गया,
इसको हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जस्ट अभी बताई थी। तो अगर ये डी के बराबर है, इंटरसेक्शन बी के बराबर है, अब की बार क्या हुआ, अब की बार ए बड़ा सेट हो गया, बी छोटा हो गया, तभी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बी इंटरसेक्शन डी के बराबर है। और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, तो ए बी का सबसेट है, प्रूव कर दिया, बी ए का सबसेट है, प्रूव कर दिया, क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया भाई। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आप इसको ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे। ठीक है, यहाँ तो मैं प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ, बट ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो अगर पावर सेट, दो सेट का पावर सेट बराबर है, देन सेट्स विल बी इक्वल। ठीक है, if power set of A equals to power set of B, then A will be equals to B. फाइन, प्रूफ करने के लिए आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो इधर, x बिलोंग्स टू A, मान लिया x A सेट A का कोई एलिमेंट है और कैपिटल X A का सबसेट है, और इस तरह से है कि ये वाला स्मॉल x जो है वो इसके अंदर, मतलब आप कैसे देखो, मान लो हमने ये लिखा 1 2 3, यहाँ पे मैं स्मॉल x को बोल देता हूँ 2, हम बोल रहे हैं ना स्मॉल x बिलोंग्स टू सेट A, तो 2 इसके अंदर, 2 बिलोंग्स टू A। फिर जब हम इसके सबसेट लिखेंगे, x A का कोई सबसेट है, तो वो हमने ऐसे लिख लिया 2 3। ठीक है, अब 2 इसके अंदर भी आ गया x के अंदर, और ये स्मॉल x है, तो वही बोला जा रहा है कि स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। फाइन, ये चीज समझ में आ गई। अब आप ऐसे देखो भाई, कैपिटल X जो है वो A का सबसेट है, तो पावर सेट का तो ऑफकोर्स एलिमेंट होगा, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आती है, अगर x A का सबसेट है तो पावर सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में तो यार पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B बराबर दिया, तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ A की जगह लिख दिया पावर सेट ऑफ B। ठीक है, अब x अगर पावर सेट ऑफ B को बिलोंग कर रहा है तो फिर वो B का तो सबसेट हुआ, यानी x इज अ सबसेट ऑफ B। अब x A का भी सबसेट है, B का भी सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अगर कैपिटल X इसका सबसेट है तो स्मॉल x जो होगा वो B को बिलोंग करेगा, यहाँ पे A को भी बिलोंग कर रहा था, B को भी बिलोंग करेगा स्मॉल x, तो हम कह सकते हैं कि जो A है वो B का सबसेट है। फाइन, ये चीज समझ में आ रही है। सिमिलरली ऐसे ही हम प्रूव कर देंगे B A का सबसेट है, A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, ठीक है। बट अभी तो क्या है, आप लोग कॉम्पिटिशन का पेपर देने जाओगे तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं याद रखनी इसको। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं, मतलब यही सारी चीजें उल्टा चल रहा है। हमने बोला y जो है वो b को बिलोंग करता है, सच दैट कैपिटल Y इज अ सबसेट ऑफ b, फिर से स्मॉल y जो है वो कैपिटल Y को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे अभी समझाया था एग्जाम्पल में, वैसे ही सेम वही, कैपिटल Y b का सबसेट है, पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ b की जगह लिखा पावर सेट ऑफ a बिकॉज गिवन है। ठीक है, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं जो कैपिटल Y है a का सबसेट है, कैपिटल Y a का सबसेट है, स्मॉल y a को बिलोंग करेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अब क्या है, ये जो y है वो b को भी बिलोंग कर रहा है, a को भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो b है वो a का सबसेट है। फाइन, ठीक है, तो क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a इक्वल्स टू b। ठीक, समझ में आ गया भाई। ठीक, proof is not that important, again I'm saying that because we are watching वन शॉर्ट सीरीज, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, प्रूफ करना चाहते हो वैसे कंपटीशन में तो क्या है, आपको रिजल्ट्स जितने ज्यादा आप याद रखो उतना ज्यादा अच्छा है। इट्स ऑल द गेम ऑफ टाइम। ठीक है, सारा टाइम का खेल है, तो इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का, जितने ज्यादा रिजल्ट याद रखोगे उतना आपका टाइम बचेगा। ठीक है, उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी, दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओगे। चलिए अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स हैं ऑन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, अगेन आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ उसको। a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर होता है। ठीक है, पहला मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप करोगे, और इन सबको ना आप वेन डायग्राम बनाओ, इजीली हो जाएगा। यहाँ तो मैंने मैथमेटिकली शो किया, वेन डायग्राम बना के आप बहुत इजीली इसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो शुड आई स्किप दिस, तो ये मुझे करने की जरूरत नहीं, अगर आप करना चाहते हो यार स्क्रीनशॉट लो और कर लो। ठीक है, और जो बच्चे फिर भी प्रूफ करना चाहते हैं मतलब इसको, ठीक है, इसकी अलग से वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, वो लेक्चर वाइज मैंने डाली हुई है, वो आप देख सकते हो। ये तो मैं वन शॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाओ,
इट्स अप टू यू, लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाओ, राइट हैंड साइड का बनाओ, और ये आप देख सकते हो दोनों साइड का जो वेन डायग्राम आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, रिजल्ट्स पढ़ते हैं यार जल्दी से, प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो, पेपर आ रहे हैं पास आपके, ठीक है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो उल्टा हो गया a माइनस बी a अगर बोला है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब इंटरसेक्शन फाई हो, जब इंटरसेक्शन फाई होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है, गॉट इट। b माइनस a माइनस बी यूनियन b, ए में से b हटा दिया, यूनियन b, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, a यूनियन b। वेन डायग्राम बनाओ, अगेन आई एम सेइंग कि वेन डायग्राम बनाओ, पता चल जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन b, ठीक है, इन सब में क्या है, a माइनस बी इक्वल टू a गिवन, ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b इज 5, ठीक है, ये a के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इज 5, ठीक है। a अगर इम्पोर्टेंट है भाई, अगर a b का सबसेट है, तो जो अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं दोनों साइड, तो b कॉम्प्लीमेंट विल बी अ सबसेट ऑफ a, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। a माइनस बी यूनियन b माइनस a, अगर ऐसा है a माइनस बी दिस, तो ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, याद आया सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका वेन डायग्राम बना के अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, देखो ये a माइनस बी हो गया, ये b माइनस a हो गया, ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये सेट a है, ये सेट b है, तो यूनियन में से आपने क्या करा, ये इंटरसेक्शन हटा दिया, है ना, यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दिया, तो लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, बीच वाला पार्ट हटा दो, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये सारे सॉल्व कर सकते हो, मतलब प्रूफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है, तो करके देखना है, ठीक है। यहाँ तो क्या है यूजिंग, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ऐसा भी देखो हर बार पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ही वेन डायग्राम आप बना पाओ, ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज प्रूव दैट, कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो ऑप्शन अभी तो चलो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से, बाकी ये ऑप्शन में होगा, और भी ऑप्शन होंगे ABCD, ठीक है, चलो प्रूव करके देखते हैं। a माइनस बी माइनस सी को लिखेंगे b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इधर देखो, अब फिर से a माइनस बी है, फिर से लगा दी ये वाली प्रॉपर्टी, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर लगेगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ, तो b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का आ गया यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट वी विल गेट c, सही। अब यहाँ पे लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन c, सही है। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं, माइनस b ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना, तो यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो ये प्रूव करना था, होगा तो देख लोगे, सही है, आई होप कि समझ में आ जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। पहले हम बात करते हैं टू सेट्स की, ए एंड बी की, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सेट ए, चलो हम इसको बनाते हैं, पहले हमने क्या करना है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है ऐड कर लो, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है ऐड कर लो, ठीक है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। बट ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है इंटरसेक्शन पोर्शन, ये दो बार काउंट होगा, एक बार ए की तरफ से और एक बार बी की तरफ से, है ना, तो एक बार हटा दिए, सही है, समझ में आ रहा है, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अच्छा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो ऐसे वर्डिंग होगी, ठीक है, तो उसमें जो वर्बल डिस्क्रिप्शन यूज होगा ना, वो होगा एटलीस्ट वन ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स, ये यूज होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वर्ड देखोगे ना एटलीस्ट, तो एकदम क्लिक करना चाहिए, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनिट, फाइन, आई होप इट इज क्लियर। दूसरा हम ऐसा है कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसको ऐसे देखो, आप इस पूरे रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड करो, ए बी सी, तो ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पार्ट, बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, और सी ये वाला पार्ट, मतलब इतने एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, तो तीनों को सम कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, फाइन। आगे चल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये फॉर्मूले वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम तो ऐसी पूरे रीजन को डिवाइड करके इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए वगैरह में, तो ठीक है, एनडीए और इक्विवेलेंट एग्जाम में, है ना,
जेई मेंस वगैरह में आपको पूछे नहीं जाएंगे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, वहाँ तो घुमा फिरा के फिर पूछे जाते। एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। भाई अगर वेन डायग्राम बनाए तो देखो ए माइनस बी तो ये वाला पार्ट है ना, तो ओनली ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बनाना चाहे, फॉर्मूले में क्या करना है, ये पूरा ए हो गया, इसमें से ये इंटरसेक्शन हटा दो, तो एन ऑफ ए माइनस देयर इंटरसेक्शन, या फिर ये पूरा यूनियन ले लो, ए यूनियन बी, है ना, और यूनियन में से आप ये बी पार्ट हटा दो, ये वाला हटा दी, तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। फाइन, ये चीज समझ में आई। आगे देखो, देन सिमेट्रिक डिफरेंस, एन ऑफ ए, ठीक है, डेल्टा बी, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस है। वेन डायग्राम इसका ऐसे बनता है, पता ही है आप लोगों को, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर ए और सी इन दोनों को ऐड कर लो, ए ये गलत लिखा हो है ना, तो इसको सही करो, सही करो, ये बेसिस ए प्लस सी, ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ए माइनस बी ये क्या होता है, ए में से इंटरसेक्शन हटा लो, बी माइनस ए क्या होता है, बी में से इंटरसेक्शन हटा लो, ठीक है, ये कर दिया हमने। तो फॉर्मूला बन गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस, ये दोनों ऐड हो गए, माइनस 2 टाइम्स देयर इंटरसेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला खुद बना सकते हो, ठीक है, याद नहीं रहता है इंडेट के साथ बना सकते हो, बाकी इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है थ्री सेट्स की। देखो सेट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है, एग्जाम कोई भी हो आपका, एनडीए हो, जेईई मेंस वगैरह हो, तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर थ्री सेट्स ए बी सी, अब तीनों का यूनियन लिखना है, यहाँ पर भी जो वर्बल डिस्क्रिप्शन यूज होगा दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, चलो फॉर्मूला बनाते हैं पहले, सेट ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी, तीनों को ऐड कर लिया। बट ऐसा करने से क्या हो गया, ये जो कॉमन पार्ट है ये 2 टाइम्स ऐड होगा, एक बार ए की तरफ से एक बार बी की तरफ से, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये भी 2 बार ऐड होगा, एक बार बी की तरफ से और एक बार सी की तरफ से, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये भी 2 बार ऐड होगा, एक बार ए की तरफ से एक बार सी की तरफ से, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, ये तो काफी एक्स्ट्रा काउंटिंग होगी, है ना। तो हमने क्या करा, एक एक बारी सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक एक बारी सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एक एक बारी, तो ऐसा करने से ये बीच वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ही गायब होंगे, ठीक है, एक बार तो चाहिए ना। अब ये क्या है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो वो उसको हमने ऐड कर दिया, सही है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे कि ये जो पूरा है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको आप इस तरह से डिवाइड कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड होगी और तीन सबको ऐड कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, करेक्ट। आगे चलते, तो याद रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है, मैंने तो वैसे बोला है कि फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे काम करोगे ए बी सी करके, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी, ये वर्बल डिस्क्रिप्शन होगा क्वेश्चन में। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट बी दोनों में, डी इधर ए और सी दोनों में, एफ यहाँ पे बी और सी दोनों में, ठीक है, ये वाला पार्ट, इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर, वहां से हम देखेंगे कि कैसे वैल्यूज निकाली जाती है, समझ में आई बात। तो फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो बनाओ यार फॉर्मूला, ये इंटरसेक्शन पार्ट ऐड कर लो, तो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट हमने ऐड किया, ठीक है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनके इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, किया, ऐड किया। तो ऐड करने से क्या हो गया, ये वाला जो है ना, ये वाला एक्स्ट्रा टाइम्स ऐड हो गया, यहाँ एक बार यहाँ पे ऐड हो गया, जब हमने इनको ऐड किया, ये वाला यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ भी ऐड हो गया, तो ये 3 टाइम्स ऐड हो गया, ठीक है। बट ये तो हमें कंप्लीटली हटाना, ये तो हमें चाहिए नहीं ना, तो माइनस कर दिया 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बन गया फॉर्मूला किसका,
एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, वहीं से पता चलेगा आपको कि ये करना है, ठीक है। फाइन, आगे चले। देन नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ए बी सी। एग्जैक्टली वन मतलब अब ये वाला पार्ट होगा ए सी जी, यहाँ पर देखो, ठीक है। हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है एग्जैक्टली वन, यानी ये सिर्फ ए में है, सिर्फ बी में है और ये सिर्फ सी में। इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। फॉर्मूला बना लो यार, तीनों को आपने ऐड किया ए बी सी, ठीक है। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है। ऐसे में क्या हो गया, ये 2 टाइम्स काउंट हो गया, 2 टाइम्स काउंट हो गया, 2 टाइम्स काउंट हो गया, बट एक बार भी नहीं चाहिए तो इन सबको हटा दिया 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स करने से क्या हो गया, ये 6 टाइम्स हट गया, 6 टाइम्स हट गया, है ना। तो इसमें फिर प्लस करा, एक्स्ट्रा ज्यादा हट गया ना, तो उसके लिए हमने प्लस कर दिया 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। समझ में आ रहा, चलिए आगे चलते। देन वी हैव दिस, अब अगर वर्बल डिस्क्रिप्शन ऐसी है नीदर ए नॉर बी, तो हम ऐसे यूज करेंगे एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। और यहाँ पे तो देख के समझ में आ रहा है क्या करना है, ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज हो सकता है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सल में से ये वाला सेट हटा दो, तो एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी लिख लो, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो जाएगा, तो ये कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू एन ऑफ पहले डी मॉर्गन्स लो, यूनियन का इंटरसेक्शन और होल कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनिवर्सल में से ए वाला सेट हटा दो, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है, ये बी वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला आपका वेन डायग्राम, इसमें से बी हट रहा है तो बी हटा दो माइनस बी। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 physics, 11 chemistry, 5 had taken maths and chemistry, 9 maths physics, 4 physics chemistry, 3 taken all these subjects. Find number of students that had taken first part only chemistry. जिन्होंने सिर्फ chemistry ली है वो बताओ। देन जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स लिए ओनली मैथमेटिक्स, ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने ओनली मैथमेटिक्स लिए, ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने फिजिक्स लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ली है बट मैथमेटिक्स नहीं ली है, फिर मैथ्स फिजिक्स ली है बट केमिस्ट्री नहीं ली है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिया है, कम से कम एक सब्जेक्ट लिया है तीनों में से, या फिर किसी ने कुछ भी नहीं, ठीक है, ये सब बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं यार, हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे। अप्रोच क्या है आप ऐसे देखो, ठीक है। हमने बनाया यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया, ठीक है। दिस इज मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था यार, इसको 6 पार्ट में आप लोग डिवाइड करो, डिवाइड ऐसे हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, टोटल कितने बच्चे थे, 25 बच्चे थे, तो यूनिवर्सल दिया है भाई आपको 25, ठीक है। मैथ्स वाले कितने हैं, ठीक है, 15 है, फिजिक्स वाले 12 है, केमिस्ट्री वाले 11 है। अब जिन्होंने मैथ और केमिस्ट्री लिया वो 5 बच्चे हैं, मैथ और फिजिक्स वाले 9 है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 4 है, 3 और जिन्होंने तीनों लिए हैं वो 3 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इधर मैथ्स ये पूरा पार्ट है भाई, मैथ्स ये वाला पार्ट है, तो इस बात का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, है ना, ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है, ठीक है। फिजिक्स 12, फिजिक्स ये वाला पार्ट, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, है ना, ये आ गया, ठीक है। एंड सी ये पूरा पार्ट है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस सी, ये इतना आ गया, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन 3 है, यानी आपको ई दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। 2 का इंटरसेक्शन मैथ एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन ये है, यानी कि डी प्लस ई दिया है, सही है। ई 3 है आपके पास, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ से डी निकल जाएगा, ये सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब इधर देखो मैथ्स एंड फिजिक्स ये वाला पार्ट है, यानी कि बी प्लस ई, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री ये वाला पार्ट है, ई प्लस एफ, ठीक है, ये 4 आपका, तीनों का इंटरसेक्शन ई है, सही है। अब इसमें रखा हमने यहाँ पे 3,
एफ आ जाएगा, यहाँ भी रखेंगे 3, बी आ जाएगा, यहाँ भी रखेंगे ई, डी आ जाएगा। ठीक है, तो बी डी एफ ई हमें पता चल गया, उठा के यहाँ रखेंगे तो ए बी सी डी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं भाई यहाँ पर हम। ठीक है, तो फाइनली देखो आप ये करके देखो, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, D2 निकल गया, B6 निकल गया, F निकल गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये ऊपर इक्वेशंस लिखी थी, इनको देखो आप, यहाँ से आप ए बी इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो दिखा दो तुमसे। ठीक, तो यहाँ हमने 3 रखा, F कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ 3 रखा, B कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे 3 रखा, D कितना आ गया 2 आ गया। अब इधर आ गया, B2 है फ्रॉम फर्स्ट, D B6 है, D2 निकाला और E3 है। ठीक है, यहाँ से A आ जाएगा आपका, करके देखो A आता है 4। ठीक है, यहाँ से C आ जाएगा और यहाँ से आपका G आ जाएगा, इन सब की वैल्यू पता है। ठीक, तो ये इतना इतना आ जाएगा भाई आपका A4 G5 C2। ठीक है, वीडियो पॉज करो, करके देखो। ठीक है, ओके, अब जब हमें सारे सबकी वैल्यू मिल गई है ए बी सी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई है, अब हम आते हैं अपने पार्ट्स पर। पहला पार्ट क्या था, ओनली केमिस्ट्री, जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ली है। तो मैं एक बार फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे ही था कुछ, देख लें एक बार। हाँ, ठीक है, ये था हमारा फिगर। फिर इधर देखो, हमने ऐसे डिवाइड किया था ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, जी की वैल्यू 5 निकली थी। ये आ गया आपका ओनली केमिस्ट्री। क्या आ गया, ओनली केमिस्ट्री। ओनली मैथमेटिक्स ये वाला पार्ट आ जाएगा, डेट इज 4। ओनली फिजिक्स ये वाला पार्ट आ जाएगा, डेट इज 2। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट केमिस्ट्री, हाँ सॉरी, फिजिक्स कहाँ गए, ये रहे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है बट मैथ नहीं लिया, ये ई हट जाएगा, यानी ओनली है, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, यहाँ से ई हट जाएगा, यानी ओनली बी, तो ये 6 आ जाएगा। ओनली वन ऑफ द थ्री, ठीक है, जिसने सिर्फ एग्जैक्टली 1 लिया है, यानी इसमें ए सी जी इन सबको ऐड कर दो ना, तो ये आपका 11 आ जाएगा। एटलीस्ट 1 के केस में सबको ऐड कर दो। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स ऐड कर लो भाई, यहाँ पर आप ए बी सी डी ई एफ जी सबको ऐड कर दो, तो ये आपका 23 आएगा। ठीक है, ये आप करके देखोगे, इस तरह से निकाल दो। फाइन, नन के लिए यूनिवर्सल में से टोटल हटा दो, एटलीस्ट जो निकाला था, यूनिवर्सल था 25 और अभी एटलीस्ट वाला हटा दो इसमें से 23, तो इतना आ गया। ठीक है, नन का मतलब ये है कि जो इस तरह से होता है ना, देखो ये वेन डायग्राम था, ठीक है, ये वेन डायग्राम था, इस तरह से 3 थे, तो नन मतलब यहाँ आना चाहिए, तो ये पूरा तो क्या था आपका एटलीस्ट करके था, तो ये हटा दिया यूनिवर्सल में से, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। Now look at this question. This is very important question and also asked in many exams like NTA, JEE, and so on. So that has been asked. Okay. Now look. Survey shows that 63% of the Americans like cheese, whereas 76% like apples. X% of the Americans like cheese and apples. Find value of X. ठीक है, समझ में आ गई? देखो 63% ऑफ द अमेरिकन उनको चीज पसंद है, 76% को एप्पल पसंद है, X% को दोनों ही पसंद है, चीज और एप्पल दोनों ही पसंद है। ठीक है, दोनों ही खाते हैं लोग, तो X की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो चलिए सेट ए हमने लिया, सेट ऑफ अमेरिकन लाइक चीज, सेट बी हमने लिया, सेट ऑफ अमेरिकन लाइक एप्पल्स। बड़े लेट टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका भी 100 मान लेते हैं कि 100। ठीक है, तो सेट ए अगर आप टोटल 100 है तो परसेंट है यहाँ पे, तो ए कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। सेट ऑफ बी, इसमें कितने अमेरिकन हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें पता है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस देयर इंटरसेक्शन, तो 63 प्लस 76 माइनस इंटरसेक्शन पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 139 आ गया, कितना है ये चीज समझ में आ गई। अब ऐसा है भाई, जो यूनियन होगा ए यूनियन बी में टोटल कितने परसेंट होंगे, टोटल पॉपुलेशन ही 100 है, उससे ज्यादा यूनियन में तो हो नहीं सकता ना, तो लेस देन इक्वल्स टू 100 ये लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब ये चीज बनानी है हमें, इतनी माइनस लगाया दोनों साइड,
इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का हो जाएगा। 139 ऐड किया दोनों साइड, तो ये 139 माइनस 100 ये आ गया 39, और ये किसके बराबर है, इंटरसेक्शन के बराबर। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, अब इधर देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऑफ कोर्स ए इंटरसेक्शन बी एक छोटा सेट होगा ए से, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं एन ऑफ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, बोल सकते हैं ना। ऐसी इंटरसेक्शन जो होगा ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी, बोल सकते हैं। तो ऐसे इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है। और ये चीज समझ में आई। अब इधर देखो, तो इसमें ये कितना है, ये तो कितना दिया था 63। सो ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू 63 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो लेस देन इक्वल्स टू 76, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ जी बताओ जरा जी। यहाँ से तो हम क्या बोल रहे हैं, जो इंटरसेक्शन है ये तो इंटरसेक्शन के बराबर है, यहाँ से तो 39 से बड़ा है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे कह रहे हैं 63 से छोटा है, 76 से छोटा है, तो बोल सकते हैं कि 63 से छोटा है ना। ए इंटरसेक्शन बी 63 से छोटा है बट 39 से बड़ा है, ठीक है, बराबर भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है 39 या 39 से बड़ा है, 63 या 63 से छोटा है। दिस इज द आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आगे चलते एक क्वेश्चन करते हैं और लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ए और बी में 3 और 6 इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, आल्सो फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, फाइंड इट। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता ही है कि क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस देयर इंटरसेक्शन कितना होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अगर मिनिमम है तो मान लो दो सेट है आपके पास ए एंड बी, तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में कितने हो सकते हैं। कोई भी इंटरसेक्शन ना हो ऐसा ही पॉसिबल है ना, यानी कि 0। इंटरसेक्शन मिनिमम कितना पॉसिबल है, 0। हमें तो चाहिए ए यूनियन बी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो हमने लिखा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब इंटरसेक्शन पार्ट, ये नेगेटिव है ना यहाँ पर, जब ये मिनिमम होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात भाई, ये हम पे माइनस लगा, जब ये नेगेटिव वाला पार्ट मिनिमम होगा तभी ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मानते हो इस बात को, है ना। तो ये मिनिमम कितना है, 0 है, तो उसको 0 रखा। इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स है, तो 3 + 6 इक्वल्स टू 9, तो कितना हो सकता है यूनियन, ठीक है भाई। तो आप वेन डायग्राम से भी देखो ना भाई, जैसे मान लो दो सेट है ए और बी, हमें यूनियन चाहिए, मैक्सिमम यूनियन कितना हो सकता है, मैक्सिमम यूनियन हो सकता है, ठीक है, जब इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो। अगर मान लो मैं ऐसे इंटरसेक्शन कर लूँ तो यूनियन कम आएगा, ठीक है। फिर ये ए है, ये बी है, इसको थोड़ा सा और बाहर खिसकाऊं, मान लो ये इतना आ गया, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। ए अब बिल्कुल ही हटा दिया, अब ए यूनियन बी मैक्सिमम आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है फाइन। तो अब इंटरसेक्शन यूनियन मिनिमम कब होगा, जब ये नेगेटिव वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आपके पास दो सेट, एक छोटा है एक बड़ा, ठीक है। ए के अंदर आपके पास 3 है, ठीक है, ये सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। एक सेट बी है, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये हमें यूनियन जो है मिनिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये पूरा का पूरा ए के अंदर चला जाए, ये इस तरह से आ जाए, है ना। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो एन ऑफ ए, उसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। मैक्सिमम इंटरसेक्शन इतना हो सकता है, फाइन, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखी 3 + 6 - 3, 3 कैंसिल, 6 आ गया। तो ए यूनियन बी मिनिमम आया 6 और मैक्सिमम आ गया 9। फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, और मे भी इस तरह से और भी क्वेश्चन आ जाए, सही है। सो आई होप
कि समझ में आ गया। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया मेरी साइड से। बाकी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, जिस बच्चे ने ये कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि साइड्स में तो मार नहीं खा लेता। ठीक है, यहाँ पे सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, कोई कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, जो बच्चे एमडी कर रहे हैं, चाहे वो जो इंग्लिश की कर रहे हैं, ठीक है, वो सेट्स के इस पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।